ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर बिगिन कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कट हो रखे हैं और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सिलेबस का पार्ट हैं। तो याद रखिएगा, जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड नोट्स आप साथ के साथ अपना मेंटेन कर लेना, ठीक है। स्क्रीन मेरी सभी को विजिबल है? यस मैम। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। देखो बेटा, नेटवर्क का मतलब है इंटरकनेक्टेड कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। बट कनेक्ट क्यों करते हैं? क्या आफत है अगर सारे कंप्यूटर अलग अलग पड़े हैं तो उन्हें जोड़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है? कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं ताकि एक दूसरे के डेटा को वो शेयर कर सके, एक दूसरे के हार्डवेयर को वो शेयर कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल लेना, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है। और 10 कंप्यूटर पे हमें प्रिंट आउट भी लेने की जरूरत है, तो हमें हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो 10 के 10 कंप्यूटर पे हमें पूरे दिन में मुश्किल से 50 पेज प्रिंट आउट लेना है। इतना काम तो एक प्रिंटर कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद हमें हर सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर ये सारे 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, नेटवर्क फॉर्म हो, तो बेटा एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटर का प्रिंटिंग वर्क हो जाएगा। यानी हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम हार्डवेयर को शेयर कर पाएंगे। वैसे ही अगर हमें एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना है तो उसके लिए पहले क्या होता था, हम फ्लॉपी में फाइल को कॉपी करते थे, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में फ्लॉपी को इंसर्ट करते थे, फिर डेटा कॉपी होता था। इसमें क्या होता था, टाइम ज्यादा लगता था। तो उससे बेटर यही है कि अगर मेरा पास सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और मुझे किसी के पास कोई डेटा शेयर करना है, तो मैं अपनी सीट पे बैठे बैठे अपने सिस्टम से डेटा शेयर करूंगी और दूसरे यूजर के पास वो डेटा चला जाएगा। यानी शेयरिंग में हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आई कि हमें नेटवर्क क्यों यूज करना पड़ा। यस मैम। कंप्यूटर नेट A computer network is a collection of interconnected computers and other devices which are able to communicate with each other and share hardware and software resources. ये तो है कंप्यूटर नेटवर्क की डिफाइन, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क एग्जिस्टेंस में कैसे आए, पहला नेटवर्क कौन सा था। देखो बेटा, जो हमारा सबसे पहला नेटवर्क था दैट वाज ARPANET, और ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और कब हुआ था, इन द मिड 1980s, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था कि मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं आर्मी के, उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा नेटवर्क आया, दैट वाज NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, और ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1990s में। और इसके बाद हमारा इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क डेवलप हुए, लेकिन लेटर ऑन उन सभी नेटवर्क को मर्ज करके फॉर्म करके बन गया आपका बेटा इंटरनेट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो फॉर्म होता है नेटवर्क, और जब बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो बन जाता है बेटा आपका इंटरनेट, ठीक है। मैंने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आप लोगों को पहले भी बताई है, अभी फिर से एक बार दोबारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो नीड है नेटवर्क की वो है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स का मतलब डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं।
तो डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। जरूरी नहीं कि ये कंप्यूटर एक दूसरे के अगल बगल में होंगे तभी शेयर कर सकते हैं, बस वो कनेक्टेड होने चाहिए, तो कहीं से भी आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा रिलायबिलिटी। अगर आपकी एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज अलग अलग सिस्टम में सेव है, तो बेटा अगर एक जगह से फाइल डैमेज हो भी जाती है तो हम उस डेटा को दूसरे सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, वो अनअवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होगी, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो बेटा हर हार्डवेयर को, जो कि हमें सबके साथ यूज करना है बट एक्सपेंसिव है, तो सभी सिस्टम के साथ उसे कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम सिर्फ सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे तो बाकी जो डिवाइसेस है वो सभी उसे यूज कर पाएंगे। फास्ट कम्युनिकेशन, बेटा जो डेटा शेयरिंग है वो भी नेटवर्क में फास्टर होती है एज कंपेयर टू कि मैं उसे फ्लॉपी में डाल के तब शेयर करूं या पेन ड्राइव में डाल के शेयर करूं, क्योंकि फिर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे खुद जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेटवर्क्स में जो टर्म्स हम यूज करते हैं उनकी। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क में दो मेन टर्म्स होती हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक है, अब सर्वर कौन होता है? सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है बेटा जो अपनी सारी फैसिलिटीज कनेक्टेड डिवाइस को प्रोवाइड करता है। इसका पर्पस होता है दूसरों को सर्व करना, दूसरे मतलब अदर डिवाइसेस यानी क्लाइंट्स को सर्व करना। ठीक है, a server is also a computer that facilitates the sharing of data, software and hardware resources like printers, modems, etc. on the network. ठीक है, on small networks, sometimes all the shareable stuff like file, data, software, etc. is stored on सर्वर। यानी जो कुछ हमें शेयर करनी है मल्टीपल सिस्टम पे, उस सारे इंफॉर्मेशन को हम सर्वर पे स्टोर कर देते हैं ताकि सभी उसे यूज कर पाए। A network can have more than one server also. ऐसा नहीं है बेटा कि एक नेटवर्क में एक ही सर्वर होगा, एक नेटवर्क में एक से ज्यादा सर्वर हो सकते हैं। ठीक है, each server has a unique name on the network and all the user of network identify the server by its unique name. आपके जितने भी सर्वर और क्लाइंट्स होते हैं सभी को नेटवर्क पे एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, जिसकी हेल्प से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसके साथ कम्युनिकेट करना है। ये आपको एक नेटवर्क का थोड़ा सा लेआउट दिया है कि देखो सर्वर है, प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर है और ये मल्टीपल क्लाइंट है, तो इन क्लाइंट्स को जब भी इंफॉर्मेशन बोरो करनी है तो वो किसके हेल्प से करेंगे? सर्वर की हेल्प से। Now, there are two types of server, non-dedicated server and dedicated server. देखो बेटा, एक्चुअल जो सर्वर होते हैं ना, वो देखने में कंप्यूटर की तरह नहीं लगते हैं, वो देखने में आपको एक अलमीरा की तरह लगते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी और प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो कि फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, बट ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो सर्वर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एज अ सर्वर यूज हो सकते हैं, इसे हम एज अ क्लाइंट यूज नहीं कर सकते। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गूगल वगैरह, बेटा इनके जो सर्वर होते हैं वो हार्डकोर सर्वर होते हैं, यानी डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। उन कंप्यूटर्स को हम एज अ क्लाइंट यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव सर्वर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं कि नेटवर्क में जो आपने सिस्टम्स यूज किए हैं उनसे थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का एक नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं और उसे एज अ सर्वर यूज कर लेते हैं। यानी ऐसा सर्वर जिसे हम एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन डेडिकेटेड सर्वर। एक मिनट। ठीक है बेटे,
नॉन डेडिकेटेड सर्वर एंड डेडिकेटेड सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर? Ma'am. Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर की डिफाइन दी है. On bigger network installation, there is a computer reserved for server job, and its only job is to help workstation access data, software, and hardware resources. It does not double up as a workstation, and such a server is known as dedicated server. मैंने पहले ही कहा, इन कंप्यूटर्स को हम एज अ क्लाइंट यूज नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एज अ सर्वर यूज कर सकते हैं. जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ क्लाइंट सर्वर, उसी को यहाँ पे एज अ मास्टर और स्लेव नेटवर्क कहा गया है. मास्टर मतलब सर्वर, स्लेव मतलब क्लाइंट. On a network, there may be several servers that allow workstation to share specific resources. For example, there may be a server exclusively for serving file-related requests, like storing files, dedicated about their access privileges and regulating the amount of space allowed for each user. And this server is known as file server. Similarly, there may be a printer server and modem server. The printer server take care of printing requirements of a number of workstations. यानी एक ऐसा मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करो आपके 3 सर्वर हैं, एक फाइल सर्वर, एक प्रिंटर सर्वर और एक मॉडर्न सर्वर. फाइल सर्वर कनेक्टेड क्लाइंट्स को फाइल्स को स्टोर करने की और एक्सेस करने प्रोवाइड करेगा, जबकि प्रिंटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रिंटर सर्वर प्रिंटिंग फैसिलिटी देगा, और मॉडर्न सर्वर क्या करेगा? आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. आपको मतलब क्लाइंट को. ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं बेटा नॉन डेडिकेटेड सर्वर. मैंने पहले ही कहा कि नॉन डेडिकेटेड सर्वर को कौन यूज करते हैं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो हार्ड कोर सर्वर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो सर्वर होते हैं उन्हें हम एज अ क्लाइंट और एज अ वर्क स्टेशन दोनों यूज कर सकते हैं. सर्वर भी यूज हो जाएगा और उसे हम एज अ क्लाइंट भी यूज कर लेंगे. क्लाइंट का ही अनदर नेम होता है वर्क स्टेशन. क्या होता है अनदर नेम? वर्क स्टेशन. क्लाइंट को हम नोड भी कह सकते हैं, यानी चाहे आपको नोड कहा जाए, चाहे आपको क्लाइंट कहा जाए, चाहे आपको वर्क स्टेशन कहा जाए, तीनों का मतलब सेम होता है. देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है ना. जो सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर वाला भी आपका नॉर्मल कंप्यूटर की तरह ही दिखाई दे रहा है, और बाकी नोड इसके साथ कनेक्टेड है. यानी इस कंप्यूटर को हम एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर यूज कर सकते हैं. जो मेरा माउस की कर्सर की मूवमेंट हो रही है उस वाले कंप्यूटर को देख लेना. ठीक है बेटा. नोड वर्क स्टेशन मैंने अभी इसकी डिफाइन आपको बताई थी कि क्लाइंट्स को ही हम नोड कहते हैं. एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं नोड वर्क स्टेशन या फिर क्लाइंट. The different terminals which are attached to the network and share the resources of the network are called nodes oblique workstation. When we attach a computer with the network, it becomes the workstation or node. यही बात मैंने कही कि एक कंप्यूटर जब तक इंडिपेंडेंट है, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तक उसे हम वर्कस्टेशन, नोड या क्लाइंट नहीं कहेंगे. लेकिन जैसे ही कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बेटा वर्कस्टेशन. अब आ जाते हैं टर्म इंटरनेट पे. The internet is a global wide area network that connects computer systems across the world. It includes several high bandwidth data lines that comprise the internet backbone. These lines are connected to major internet hubs that distribute data to other locations such as web server and ISPs. कोई मुझे ISP की फुल फॉर्म बता सकता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. शाबाश, किसने बताई?
दिवांशु। दिवांशु ने, ये तो मेरा बंदर है। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे इंटरनेट की। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिनकी ग्लोबल लोकेशंस की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वो नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, हाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या मतलब है बेटा? बैंडविड्थ का मतलब हम सीधा सीधा ना स्पीड से ले लेते हैं कि हाई बैंडविड्थ है तो स्पीड हमें ज्यादा मिलेगी, जबकि बैंडविड्थ का एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है, बट डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद स्पीड। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेटा हब्स मालूम है क्या होते हैं? कंप्यूटर्स को जब हमें कनेक्ट कराना होता है तो उन्हें कनेक्ट कराने के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो आपकी क्लास थी, आपकी क्लास नीचे थी या ऊपर थी? अरे किसी को याद है 11th क्लास में तुम नीचे ऊपर थी। ऊपर दोनों जगह। अच्छा, नीचे थी 11। नीचे 11 तो मैडम नीचे थी। सुनोगे? ग्रोजा विद पबजी। स्टाफ रूम में आते थे ना नोटबुक्स वगैरह रखने के लिए, लैब में भी आते थे ना। यस मैम। तो जो स्टाफ Yes, रूम ma'am. है बगल में दीवार पे एक बड़ा सा बॉक्स लगा हुआ था ना, उस Yes, Yes, ma'am, लग रहा हो। था जिसकी हेल्प से आपकी स्मार्ट क्लासेस के जो कंप्यूटर्स थे वो कंप्यूटर रूम में भी था। हाँ कंप्यूटर रूम में भी था। अब याद आ गया? चल यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बताना, क्या बताऊं? दोबारा बता दो। क्यों, सो रखा था या भांग पी रखी थी? बच्चे इतने बोल रहे थे, अच्छा, तू तो कभी बोलता ही नहीं है निखिल। समझ नहीं आया मेरी कुछ। ही पहचान में आ जाता है कौन है ये शरारती प्राणी। फिर से सुन ले एक बार। जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो बेटा मिलके बनता है आपको आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट को जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं ताकि मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराया जा सके। ठीक है, अब टर्म आ जाती है आपकी इंटरस्पेस। इंटरस्पेस टर्म क्या होती है ये नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो स्क्रीनशॉट लेने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। इंटरस्पेस इज बेसिकली अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम allows multiple user to communicate online with real time audio, video और text chat in dynamic 3D environment। ये फिलहाल आप लोग जो हम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें लाइव आपका आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, टाइप करके चैट भी कर सकते हैं, तो ये सारा आपका इंटरस्पेस में ही होता है। Interface is a basically a client-server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video, or text chat in dynamic 3D environment. ये सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नाउ मूव टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेटा जो हमारे नेटवर्क टाइप्स हैं, हमारे सिलेबस में 4 टाइप के नेटवर्क हैं। सबसे पहले है पैन, लैन, मैन, वैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क से क्या मतलब होता है? अगर एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट कराता है, अपने पर्सनल डिवाइसेस मतलब अपना लैपटॉप हो गया, अपना मोबाइल हो गया, अपना प्रिंटर हो गया, इन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराते हैं टू शेयर द डेटा, तो जो आपका नेटवर्क फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं पैन। ये तुम लोग आजकल सारे ही करते होगे। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है बेटा, ये सिर्फ अप टू 10 मीटर्स तक ही हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, a personal area network is smallest network which is very personal to a user. This may include Bluetooth,
enabled devices or infrared enabled devices. PAN has connectivity range up to 10 meters. PAN may include wireless computer keyboard and mouse, Bluetooth enabled headphones, wireless printer and TV remotes. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क पे आ जाते हैं बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर जो हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराते हैं, वो कनेक्ट कराते हैं विद इन अ बिल्डिंग और अप टू 1 किलोमीटर एरिया, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लैन। यहाँ पर एरिया स्पेसिफिक है, याद कर लेना, या तो विद इन अ बिल्डिंग या फिर मैक्सिमम अप टू 1 किलोमीटर के एरिया में जो हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं लैन। A local area network is a privately owned computer network covering a small network geographical area like a home, office or building. Example आप लोगों का स्कूल का नेटवर्क, ठीक है। A LAN is used to connect the computers and other network devices so that the devices can communicate with each other to share the resources. ये तो आपके नेटवर्क का पर्पस होता ही है। They are widely used in business organizations, factories, colleges, universities, industry to share the resources such as file or hardware. जो आपके डेटा की ट्रांसफर स्पीड है वो आपको लैन में सबसे ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू मैन और वैन। क्यों? क्योंकि आपकी लैन में जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो सबसे कम होता है, इसीलिए मैन और वैन के कंपैरिजन में आपका लैन में जो कम्युनिकेशन होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में और विद इन अ सिटी और अप टू 150 किलोमीटर के एरिया में, तो उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखना, अगर आपके कंप्यूटर्स का जो डिस्टेंस है वो अप मोर देन 1 किलोमीटर है तो उसे हम लैन नहीं कहेंगे, फिर वो क्या कहलाएगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क है उसे भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और अगर हम डिस्टेंस पे बात जाए तो मैक्सिमम इसमें हम 150 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली मैन्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टिंग टू लैन्स, यानी अगर हम दो अलग अलग लैन्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है? मैन। ठीक है, geographically area covered by man is larger than LAN network but smaller than WAN। अंडरस्टूड है? जब दोनों के बीच में आ रहा है तो मैन का जो एरिया है वो LAN से ज्यादा है और WAN से कम है। These networks deliver fast and efficient communication by using a high speed carrier, that is fiber optics cables. The best known example of MAN is केबल टेलीविजन नेटवर्क अवेलेबल इन होल सिटी। ये तो सभी यूज करते हैं तो सबको पता होगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है बेटा वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी इसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है एरिया में, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं वैन। WAN is used for communication between devices of a large geographical area such as countries or continents and use common carriers like satellite system, telephone lines, etc. A WAN can contain multiple smaller networks such as LANs or MANs. जब हम छोटी छोटी LANs को मिलाते हैं तो बनते हैं MAN और जब हम MANs को क्लब करते हैं तो बनता है WAN। The internet is the largest WAN spanning the earth, यानी जो हमारा इंटरनेट है ये सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। WANs are commonly connected either through the internet or special arrangement made with phone companies or other service providers. The speed of WAN network varies depends on the cost of the company. ठीक है,
अब बेटा डिफरेंस पे आ जाते हैं। मेनली 3 नेटवर्क का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, लैन, मैन और वैन का। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म पे ही बात कर लेते हैं। आपका लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब मीनिंग पे आते हैं। लैन का मीनिंग क्या होता है? A network that connects a group of computers in a small geographical area। और कितना एरिया? मैक्सिमम अप टू 1 किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया याद रखना, इसे भूलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मीनिंग क्या है इसका? इट कवर्स रिलेटिवली लार्ज रीजन सच एज सिटीज और टाउन्स। वैन में it spans large locality and connect countries together। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? इंटरनेट। नाउ अब इन तीनों की ओनरशिप पे भी बात करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो प्राइवेट किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, जबकि मैन जो है ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। सिमिलरली वैन ऑल्सो कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, लेकिन जो आपका लैन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्राइवेट होगा। ओके, डिजाइन एंड मेंटेनेंस। देखो बेटा, लैन को डिजाइन करना सबसे इजी होता है क्योंकि ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है और इसका एरिया कम होता है, इसीलिए इसे मेंटेन करना भी काफी आसान होता है एज कंपेयर टू मैन और वैन। तो वैन में और मैन में आपका जो मेंटेनेंस है वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, वेयर एज लैन में इजी होता है। स्पीड, अगर हमें कम डिस्टेंस में जाना हो तो हम जल्दी पहुंचते हैं और अगर हमें दूर जाना हो तो हमें टाइम लगता है। इसी बात से क्लियर हो जाता है कि लैन में हमें स्पीड ज्यादा मिलेगी, मैन में मॉडरेट और वैन में सबसे कम। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस, बेटा फॉल्ट को डायग्नोज करना सबसे इजी होता है लैन में, क्योंकि वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, तो वहां पे डेटा की सिक्योरिटी और आपको ज्यादा मिलेगी और डेटा लॉस होने का चांस भी कम से कम होगा। जबकि मैन और वैन में इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि ज्यादा एरर आएंगे और डेटा लीक भी हो सकता है। ये मैन डाटा का यूज होता है। क्या बेटा? मैन का यूज होता है। क्या कहाँ यूज होता है? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देख बेटा, सपोज करो अपना स्कूल नजफगढ़ में है, ठीक है। अब अपने स्कूल की एक और ब्रांच उत्तम नगर में है और हम उन दोनों ब्रांच को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं उन दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दूं तो आप देख रहे हैं कि जो एरिया है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैन का। समझे? यस मैडम। एक कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज ब्रांचेस होते हैं एक सिटी के अंदर, और उन सबको अगर हम कनेक्ट करते हैं ताकि हेड ऑफिस में सारी ब्रांचेस की डिटेल मिल सके, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है मैन का। ठीक है बच्चों? ओके, देखो कौन सी चीज। एग्जाम्पल क्या बेटा? फाइबर नेट इसका एग्जाम्पल। फाइबर नेट इसका एग्जाम्पल। बेटा जो ये मैन्स होते हैं इन्हें कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज होती है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, इसीलिए इसे फाइबर भी कहा है। ठीक है। लेकिन ये तो हमारे घर के लिए होता है, हम घर में लगवाएंगे तो। अबे गधे, तू अपने घर में उसे थोड़ी ना बिल्ड कर रहा है, तो उसे कहीं से कनेक्ट करवा रहा है ना। तो तेरे घर के अंदर जो डिवाइसेस है वो कनेक्ट होके भी तो एक लैन बन रहे हैं ना। तो ये देख, तेरे घर में अलग अलग क्या कहते हैं फ्लोर पे कैमरास लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होके है। और तुम लोगों ने किसी कंपनी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। हाँ, तो वो बन गया ना आपका मैन, क्योंकि आप इंडिविजुअल सिर्फ आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक ठीक। अब आ जाते हैं बेटा यूज्ड फॉर। लैन आपके कॉलेज में, स्कूल में और हॉस्पिटल में यूज होता है।
मैन आपका स्मॉल टाउन और सिटी, और मैन का मैक्सिमम एरिया कितना होता है 150 किलोमीटर। ये एरिया याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, भूलने की कोशिश मत करना, ठीक है। और वैन वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी। अलाउज सिंगल पेयर ऑफ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। वही लैन में क्या होता है कि आपके एक एक ग्रुप्स में कम्युनिकेट होता है, एक एक के ग्रुप में, ठीक है। जबकि मैन में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन सिमिलटेनियसली इंटरेक्ट, वो एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल। और यहाँ पे ग्रुप भी मल्टीपल एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसमें, वैन में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपकी पूरी क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्लास में हूँ? मैडम जो ये है फाइबर नेट की केबल, इसका डिस्टेंस तो 150 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ये वैन में भी तो आनी चाहिए। अब तो वैन में भी आएगा, वो तो उसने सिर्फ एक वो बात बताई है, कहते हैं ना, वो तो सिर्फ एक बात कही गई है आपकी कि फाइबर नेट यूज होता है, तो फाइबर नेट उससे ज्यादा उसमें भी यूज हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बार एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर वायरिंग पॉसिबल नहीं होती। जब मैं वर्ल्ड वाइड की बात करती हूँ, इतना लंबा एरिया होता है, तो वहां पर वायरिंग जब पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके लिए हम कुछ और मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं वही टॉपिक बिगिन कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं वो फाइल ओपन कर लूं एक बार। डाउनलोड ही कर लो, तभी ढंग से विजिबल हो पाएगी फुल स्क्रीन पे। हाँ बेटा, अब बात करते हैं कि अभी तो हमने बेसिक नेटवर्क्स की डिफाइन देखी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे। अब बात करते हैं कि नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। भाई कंप्यूटर्स कनेक्ट कराते हैं, तो उन्हें हम कैसे कनेक्ट कराते हैं, कनेक्ट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, है ना। सबसे पहली टर्म है डेटा चैनल। नाउ व्हाट इज द चैनल? बेटा चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए एक मीडियम देना होता है। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? डेटा चैनल। चैनल communication channel is the medium on which resources can be accessed over network and establish connectivity between sender and receiver. Channel speed, network speed is depends upon bandwidth. अब बैंडविड्थ क्या होती है? अब मैं बैंडविड्थ की डिफाइन बता देती हूँ आप लोगों को। बैंडविड्थ क्या होता है कि बैंडविड्थ के अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे हाई बैंडविड्थ, और अगर डिफरेंस कम होगा तो उसे हम कहेंगे लो बैंडविड्थ या फिर नैरो बैंडविड्थ, ठीक है। अब बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगी तो हमें स्पीड ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल। नंबर वन, फिजिकल चैनल। नेटवर्क केबल, जो हम केबल के थ्रू कनेक्ट कराते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल चैनल। हर्ष लांबा, क्या हो रहा है? तो रुके एक मिनट। अच्छा, प्रेजेंस दे रहा है, फिर ठीक है। ध्यान रखिए, मैंने चैटिंग भी खोली हुई है। ओके, फिजिकल चैनल की मैंने बात की थी कि अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए केबल यूज करते हैं तो उसे हम फिजिकल चैनल या फिर गाइडेड मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइडेड। केबल भी हमारे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो सारी केबल वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ चैनल इज लॉजिकल और वर्चुअल चैनल। लॉजिकल और वर्चुअल चैनल का मतलब है कि उनके बीच में कोई केबल कनेक्टिविटी नहीं होती है, यानी यूजिंग वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी
वाईफाई के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, जो मीडियम होता है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल चैनल, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, टाइप ऑफ चैनल क्लियर हो गए, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। फिजिकल चैनल से मतलब है जो वायर के थ्रू कनेक्ट होगा, चाहे वायर कोई भी हो, जबकि लॉजिकल चैनल का मतलब है विच इज नॉट कनेक्टेड यूजिंग वायर, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो नेक्स्ट टर्म होती है बेटा, वो होती है बाउड एंड बिट रेट। बाउड से क्या मतलब है? हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में आपका चैनल, आपका जो सिग्नल है कितनी बार चेंज होता है, उसे हम कहते हैं बाउड। नाउ बिट रेट, हाउ मेनी बिट्स कैन बी सेंट पर टाइम यूनिट, मतलब एक टाइम की यूनिट में हम एक बार में कितनी बिट्स को सेंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बिट रेट। डेटा ट्रांसफर रेट, the speed of data transferred or received over transmission channel measured per unit time is called data transfer rate। वो पहले ही कह चुके हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में कितने आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, उसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। The smallest unit of measurement is bit per second, BPS. 1 BPS means 1 bit, that is 0 or 1 of data is transferred in 1 second. वन बिट का मतलब क्लियर है कि एक सेकंड में एक बिट, और 1 कैपिटल बीपीएस का मतलब क्या है? 1 बाइट पर सेकंड, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। ठीक है, 1 स्मॉल लेटर में केबीपीएस का मतलब होता है बेटा 1 किलो बिट पर सेकंड, और 1 किलो बिट में कितने बिट्स होती हैं? 1024 बिट्स होती हैं। 1 कैपिटल एमबीपीएस का मतलब होता है 1 मेगाबिट पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1024 केबीपीएस। ये सारे आपके डेटा ट्रांसफर रेट हैं जो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। स्मॉल लेटर में बीपीएस है मतलब बिट्स पर सेकंड, और कैपिटल लेटर में बी है, दैट मींस बाइट्स पर सेकंड। अब आ जाते हैं बेटा बैंडविड्थ पे। The amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth. The bandwidth of digital signal is measured in bit per second or byte per second. The bandwidth of analog signal is measured in cycle per second or hertz. यानी अगर हम डिजिटल सिग्नल में तो बीपीएस में बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड में होता है, लेकिन अगर एनालॉग सिग्नल्स में हम बात करें तो हम उसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं। Baseband. Baseband is a communication technique in which digital signals are placed on the transmission line without changes in modulation. यानी जैसा डेटा है उसे as it is transmit किया जाता है. It means that digital signals are directly transmitted over transmission. यानी आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके नहीं भेजते हो, आपके कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल है, आप उन्हें एज इट इज ट्रांसमिट करते हो। इट ट्रांसमिट ओनली 1 सिग्नल एट अ टाइम, एक बार में एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। द डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स, यानी डिजिटल सिग्नल्स के लिए ही अल्टरनेट नेम है बेस बैंड सिग्नल। देखो, वर्क स्टेशन और मॉडेम के बीच में आपका सिग्नल एज इट इज जा रहा है। कंप्यूटर में डिजिटल के फॉर्म में होता है तो डिजिटल फॉर्म में ही जा रहा है, लेकिन मॉडेम से जब आगे कम्युनिकेट करता है तो वो कौन से सिग्नल में जा रहा है? एनालॉग सिग्नल में। तो देखो वहां पर ब्रॉडबैंड है, ठीक है। बेस बैंड का मतलब है डेटा एज इट इज जा रहा है विदाउट एनी कन्वर्जन, ठीक है। और ब्रॉडबैंड का मतलब है कि आपका डेटा जो है वो एनालॉग फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रॉडबैंड में।
Broadband is a technique to transmit large amount of data such as voice and video over heavy data भेजना prefer किया जाता है. It can send data by modulating each signal on a different frequency. Now मुझे ये बताओ कि modulation से मतलब क्या है? कोई बता सकता है modulation, demodulation? आपके कंप्यूटर में डेटा कौन से फॉर्मेट में होता है? बाइनरी यानी Binary. डिजिट्स कह सकते हैं, डिजिटल में, है ना? लेकिन जब आपका डेटा केबल पे जाता है तो वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है, तो आपको डिजिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है. कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कंसिडर्ड एज मॉड्यूलेशन. ठीक है. जब रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो बेटा वो तो आपके एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होगी, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो तो एनालॉग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं करता. वो कौन सा सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है? वो अंडरस्टैंड करता है बेटा डिजिटल सिग्नल को. यानी एनालॉग सिग्नल्स को वापस जो हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा डीमॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग, demodulation analog to digital. Is it clear? Yes, ma'am. मैडम जी मॉडम लग रहा है, इसको हम राउटर मान सकते हैं? नहीं बेटा, मॉडम आपका मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है. जो मैंने अभी प्रोसेस बताया ना भाई, कंप्यूटर से मॉडम तक आपका डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में आता है, फिर ये मॉडम जो है आपके डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. मॉडम का एग्जांपल बताना रियल लाइफ. एक डिवाइस होता है. क्या मैम? मॉडम एक डिवाइस होता है. जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर, मेरा जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ये इस तरह का डिवाइस होता है. और ये दो तरीके का होता है. यहाँ पर तो ये विजिबल होता है, कई बार हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह में होता है ये इनबिल्ट होता है. तो इसका मेन पर्पस ही ये होता है कि कंप्यूटर से डेटा को डिजिटल फॉर्म में उठाता है और उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि उस सिग्नल को हम वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकें. हाँ तो टीवी जो टीवी है अपना, मतलब सेट टॉप बॉक्स का काम करेगा ये मॉडम. सेट टॉप बॉक्स का क्या काम करेगा? मैडम ये तो ये खंबे से आ रहा है ना सीधा. तो ये एनालॉग सिग्नल हो गया, सेट टॉप बॉक्स को उसमें डिजिटल सिग्नल मिल देगा. बिल्कुल, सेट टॉप बॉक्स में भी आपका थोड़ा सा मॉडम यूज होता है. तो जो ये मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन का काम करता है ये आपका मॉडम करता है. ठीक है. आज के लिए काफी. Yes, ma'am. चलो, तो जो ये मैंने अभी आज नोट्स के साथ डिस्कस किए हैं ये मैं टीम पे शेयर कर दूंगी, इन्हें नोट डाउन कर लेना. ठीक है. और कोशिश करना जब आपको टाइम मिलता है तो जो कंप्यूटर साइंस वाला सैंपल पेपर है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाए और फिर हम उसे क्लास में डिस्कस करें तो आप लोग अपने डाउट्स के साथ आओ. ठीक है. नाउ यू कैन लीव. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. Morning, ma'am.